नमस्कार, मैं राज मिश्रा और आप देख रहे हैं एचएस न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में कांटे के मुकाबले के बाद एनडीए ने बाजी मार ली है। बीजेपी के नेतृत्व में नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए श्रीमान प्रवीण बागी जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ भी इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। सर, जिस तरीके से रिजल्ट आया तो उससे क्या लगता है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जो इस बार का चुनाव है उसमें बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में बनकर उभरी है। क्या मुख्यमंत्री के चेहरे नीतीश कुमार ही रहेंगे या बदला जा सकता है, बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री आ सकता है? देखिए, नैतिकता का तकाजा तो यही है कि मुख्यमंत्री के रूप में कोई नया चेहरा लाया जाना चाहिए और नीतीश कुमार को खुद इनकार कर देना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि एनडीए की ये जीत भले हुई हो मगर नीतीश कुमार की ये हार है, क्योंकि उनकी पार्टी जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं, जिसके नेता के रूप में जेडीयू, उसकी सीटें घटी हैं। और इतना ही नहीं, उनकी सरकार के और ख़ास करके उनकी पार्टी के 7 मंत्री चुनाव हार गए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जनता उनके कामकाज से खुश नहीं है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी जनता बदलाव चाहती है या परिवर्तन चाहती है। ये तो स्पष्ट संकेत है इसके। मगर बीजेपी अपनी ओर से मुझे लगता है कि इसके लिए पहल नहीं करेगी और वो चाहेगी कि नीतीश कुमार बने, मगर नीतीश कुमार को खुद इसके लिए पहल करनी चाहिए कि कोई नया नेता कमान संभाले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अभी हाल ही कुछ देर पहले एक बयान दिया हुआ है जिसमें उन्होंने भी कहा है कि देर सवेरे बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, आज नहीं तो कल बीजेपी का सीएम बनेगा। क्या ये एक इशारा है नीतीश कुमार के लिए कि अब आप अपनी स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ दें, अन्यथा हमें मजबूरी में छुड़वाना पड़ेगा? हाँ, ये कह सकते हैं कि बीजेपी दबाव बना रही है, क्योंकि जिस दिन अंतिम चरण का चुनाव समाप्त हुआ था 7 नवंबर को, उसी दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान आया था कि नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया, बिहार की बहुत सेवा की, अब इन्हें केंद्रीय सेवा के लिए जाना चाहिए और केंद्र में मंत्री बन करके पूरे देश की सेवा करनी चाहिए। और फिर गिरिराज सिंह का बयान, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो आया। तो बीजेपी ये चाहती है, मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार खुद ये कहें कि किसी दूसरे को नेता बनाया जाए, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बीजेपी अपनी ओर से ये नहीं कहना चाहती उनको कि आप पद छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बड़े नेताओं ने लगातार घोषणा की है कि हमारे नेता हैं नीतीश कुमार, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सीटें कम भी आएंगी तब भी वही सीएम बनेंगे। तो बीजेपी अपने उस करार को पूरा करेगी। अब नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये उन पर निर्भर है, मगर ये बीजेपी ज़रूर इस माध्यम से अपनी बात कह रही है। सर, एनडीए ने चुनाव भले जीत लिया हो, वो जो जादुई आंकड़ा है उसको भले क्रॉस कर लिया हो, लेकिन एनडीए के जो 2 साथी हैं, जीतन राम मांझी और मुकेश सैनी खुद भी अपना चुनाव हार गए। इन दोनों लोगों में इनका जो इतिहास रहा है, दल बदल का रहा है, ये मौका परस्त नेताओं में से एक माने जाते हैं। इन दोनों लोगों के इतिहास बताता है। आपको क्या लगता है कि 5 साल सरकार स्थिर रह पाएगी? सरकार चलाने में हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मुकेश सहनी की तो पार्टी बिल्कुल नई है और पहली बार विधानसभा में उनका खाता ही खुला है, पहली बार उस नाम से, पार्टी के नाम से लोग चुने गए हैं। और वो बीजेपी में थे, पहले बीजेपी गठबंधन के साथ थे, फिर उधर गए, फिर इधर आए। तो ये हुआ। मांझी जी के साथ भी वही हुआ। मांझी जी का भी कोई बहुत मजबूत आधार नहीं दिखा है, मगर फिर भी इस बार 4 सीटें आई हैं। पिछली बार एक ही सीट थी पिछले विधानसभा में उनकी, तो उनकी भी सीटें बढ़ी हैं और वीआईपी पार्टी की भी सीट बढ़ी है, 4 सीटें उनको भी आई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उसका फ़ायदा मिला है, क्योंकि 8 सीटों का फ़ायदा तो इन दोनों दलों के वजह से हुआ ही है एनडीए को। अगर ये दोनों लोग मान लीजिए 8 में छोड़ देते हैं तो जो जादुई आंकड़ा है वो कम हो जाएगा। जेडीयू और बीजेपी के पास इतना बहुमत, इतनी संख्या नहीं है कि वो फिर सरकार बनाने के लिए जाएं। क्या इसमें दोनों की पार्टियों में से मंत्री भी बनाए जा सकते हैं लोग? बिल्कुल बनाए जाएंगे, क्योंकि वो गठबंधन का हिस्सा हैं, एनडीए का हिस्सा हैं वो, तो ज़रूर वो उनके दल से भी प्रतिनिधि लिए जाएंगे, मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। सर, जिस तरीके से चुनाव बड़ा रोमांचक रहा, तेजस्वी यादव बड़ा
जो उन्होंने बड़ी फाइट की, आखिरी दम तक वो लड़ते रहे और आखिरी दम तक उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर वो क्या गलतियां हो गई तेजस्वी से, जो उनका मुख्यमंत्री का सपना जो सपना था वो सपना ही रह गया और बनते बनते वो रह गए? देखिए, तेजस्वी यादव सच कहिए तो इस चुनाव के हीरो वही हैं, क्योंकि ये पहला चुनाव है जो उन्होंने अपने बलबूते लड़ा। पहले पिता की छत्रछाया रहती थी तो उनके अगुवाई में चुनाव मैदान में जाते थे लोग, और तेजस्वी का अनुभव भी बहुत नया है। अभी मुश्किल से 3-4 साल हुआ उनको राजनीति में आए हुए। तो ये पहली बार उन्होंने इस तरह से बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और अपने बलबूते पूरे महागठबंधन को यहाँ तक लाया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और एक मजबूत और सुलझे हुए नेता के रूप में उन्होंने अपनी इमेज भी बना ली है। तो वो भले उनकी पार्टी पिछड़ गई हो, पिछले विधानसभा में सीटें उनकी ज़्यादा थीं, 80 के करीब सीटें थी, इस बार कम ही सीटें आई हैं, मगर तेजस्वी हार कर के भी वो जीत गए हैं और नीतीश कुमार जीत करके भी हार गए हैं। तेजस्वी ने जिस तरीके से कांग्रेस को ज़रूरत से ज़्यादा सीटें दे दी, क्या ये भी एक बड़ा वजह है उनकी हार का? ये एक बड़ी वजह बन सकती है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने 8 रैलियां की बिहार में, 54 विधानसभा सीटें उस क्षेत्र में आ रही थी उनके रैली क्षेत्र में, और वहाँ 40 पर महागठबंधन के प्रत्याशी हार गए। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ही सत्ता की दौड़ में पिछड़ गई आरजेडी या महागठबंधन। कांग्रेस ने 70 सीटें ले ली। कांग्रेस का ना अब जनाधार है, न उसके पास नेता हैं, न उम्मीदवार हैं, और टिकट बिक्री के आरोप खूब लगे पार्टी के अंदर, नेताओं ने विरोध भी किया। तो ये कहिए कि एक तरह से बार्गेनिंग करके कांग्रेस ने उतनी सीटें ले ली। अब तेजस्वी की क्या मजबूरी थी कि उतनी सीटें उन्हें देनी पड़ी, मगर ये तो ज़रूर है कि अगर कांग्रेस को सीटें कम मिलती और शेष बची सीटें तेजस्वी अपने पास रखते, आरजेडी के पास रहती, तो आज दृश्य कुछ और हो सकता था। इस चुनाव में सर असदुद्दीन ओवैसी वो काफ़ी उभर कर सामने आए, 20 सीटों में चुनाव लड़े और 5 पर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में भी वो चुनाव लड़े और वहाँ भी उनके पार्टी ने अपनी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हर राज्य में अब वो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। क्या लग रहा है कि मुसलमानों की जो विश्वसनीयता है ओवैसी के प्रति बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में ओवैसी को नज़रअंदाज करना हर किसी को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल, देखिए, ओवैसी एक बड़े मुस्लिम नेता के रूप में उनकी इमेज है और वो मुखर रहते हैं लगातार मुस्लिमों के मसले पर। तो मुसलमानों का उनकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। और सीमांचल का जो इलाका है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, तो इस इलाके में मुस्लिम आबादी काफ़ी है, इसीलिए उन्होंने वहाँ चुनाव लड़ने का फैसला किया। और पिछली बार 1 सीट थी पिछले विधानसभा में उनकी, इस बार 4 या 5 सीटें आई हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। और दूसरी ओर ये राजद के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण इनका वोट बैंक है आरजेडी का। तो मुस्लिम अब अगर छिटकने लगे हैं आरजेडी से और उनकी पहली पसंद उस किसी खास इलाके में ओवैसी की पार्टी हो रही है, तो ये धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये बढ़ सकता है ये भाव, और तब राजद को बहुत क्षति उठानी पड़ेगी। MY समीकरण की आपने बात की। MY समीकरण तेजस्वी का तो नहीं चल पाया, लेकिन W समीकरण यानी वुमेन वोटर्स के सहारे नीतीश की नैया ज़रूर पार लग गई। लेकिन हालांकि अगर इस चुनाव में भी देखा जाए तो 40% उम्मीदवार दागी थे यानी आपराधिक थे। बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए पार्टियों ने घोषणा तो की, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो सभी पार्टियां अपराधियों को ही टिकट दे देती हैं। इससे निजात कब मिलेगी सर? इससे निजात तो देखिए, सरकार तो उतनी कोशिश नहीं करती इसके लिए, मगर चुनाव आयोग ने और सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए कई बार कोशिश की, मगर राजनीतिक दल मिल करके उसे विफल कर देते हैं, कोशिशों को परवान नहीं चढ़ने देते। तो अब ये वोटरों के हाथ में है कि वोटर वैसे उम्मीदवारों को रिजेक्ट करें, उन्हें वोट न दें जो आपराधिक छवि के हैं। तो इसका एकमात्र उपाय वही है कि कानून नहीं बन पाता है, अगर सरकार दबाव में रहती है, कानून नहीं बन पाता है, तो फिर वोटर वैसे उम्मीदवारों को रिजेक्ट करें।
तो पार्टियां भी वैसे उम्मीदवारों को टिकट देना बंद कर देंगी। वोटरों के रिजेक्ट करने की आपने बात की। दरभंगा में 10 सीटें आती हैं दरभंगा ज़िले में। 8 सीटों पर नोटा का बटन दमकर ज़बरदस्त तरीके से दबाया गया। बेनीपुर विधानसभा सीट है, वहाँ 4,621 नोटा वोट पड़े। अगर इतना वोट किसी प्रत्याशी को मिल जाता तो वो जीत दर्ज कर लेता, और इससे कम अंतर में तो प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की हुई है। ये जो नोटा का इस्तेमाल किया गया इस चुनाव में, ये क्या नीतीश के प्रति नाराज़गी थी, तेजस्वी के प्रति नाराज़गी थी? इसको किसी पार्टी ने अपनी तरफ खींचने में कोई पार्टी सफल क्यों नहीं हो पाई? नहीं, पार्टी के प्रति नाराज़गी इसको नहीं कहा जा सकता, इसे उम्मीदवारों के प्रति नाराज़गी कहा जा सकता है। मगर नोटा का उपयोग मैं मानता हूं कि बहुत सार्थक नहीं है। आप उतना वोट एक तरह से वो बर्बाद कर दे रहे हैं आप। उससे अच्छा होता है कि जिसको आप अच्छा मानते हैं वहाँ उम्मीदवार, उसको वो वोट करेंगे तो शायद 4,000 वोट में कोई दूसरा उम्मीदवार जीत सकता था। तो ये वोट बर्बाद करना हुआ। इसलिए अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो जो उसमें कम आपराधिक छवि का है, जो कम बुरा है, उसको वोट देना चाहिए। क्या वो समय नहीं आ गया जब इलेक्शन कमीशन को नोटा वोटों की जो संख्या है उसके आधार पर ये निर्णय लेना चाहिए कि यदि जिस क्षेत्र में नोटा ज़्यादा पड़ रहा है वहाँ फिर से चुनाव कराएं और सभी प्रत्याशियों को बदला जाए? क्योंकि ये तो जनता की मांग हो रही है जिस तरीके से नोटा को दबाया जा रहा है। ये बहुत व्यवहारिक नहीं लगता है, मगर ये ज़रूर है कि अगर मान लीजिए कि आधे वोटर जहां नोटा दबा दे रहे हैं, नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ ज़रूर ये किया जाना चाहिए कि वहाँ का चुनाव स्थगित कर फिर नए सिरे से कराना चाहिए, और तभी इसका कुछ रास्ता निकलेगा। मगर बेहतर ये होगा कि कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट आदेश करे, चुनाव आयोग आदेश करे, तब ये इस तरह का सुधार तेज़ी से हो सकता है। आपको याद होगा कि टी.एन. शेषन जब चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने किस कड़क अंदाज में चुनाव सुधारों को लागू किया था। उन्हीं के समय में ये वोटर आई कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था। तो राज्य सरकारें शिथिलता कई जगह दिखला रही थी वोटर आई कार्ड बनाने में, क्योंकि उससे बोगस वोटिंग होने में दिक्कत होती थी। तो वो जानबूझ करके बहुत धीमी गति से वहाँ बन रहा था वोटर आई कार्ड। खास करके बिहार में भी ऐसा मामला हुआ था। तो शेषन ने एकदम धमकी दी थी कि अगर 90% मतदाताओं का वोटर आई कार्ड नहीं बनेगा तो मैं चुनाव नहीं कराऊंगा, चुनाव स्थगित कर दूंगा। और उसके बाद धड़ाधड़ वोटर कार्ड बनने लगे। तो चुनाव आयोग को थोड़ी सख्ती दिखलानी पड़ेगी, शेषन स्टाइल में आगे आना पड़ेगा, तो सुधार होंगे। सर, जिस तरीके से तेजस्वी पर एक बार फिर से आते हैं, तेजस्वी युवा चेहरे हैं और काफ़ी उभर कर इस चुनाव में सामने आए। चिराग पासवान भी काफ़ी उभर कर सामने आए। हालांकि वो 134 सीटों पर लड़े और सिर्फ एक पर जीत दर्ज कर पाए। लेकिन 2 युवा चेहरे सामने तो आए, पर जो आंकड़े बताते हैं उस आंकड़ों के हिसाब से युवा जो विधायक चुने गए उनमें 2010 से 2015 में कम चुने गए, 2015 से 2020 में कम चुने गए। क्या युवा उम्मीदवारों को जनता पसंद नहीं कर रही? अनुभवहीन लगता है उनको? ये बड़ा विरोधाभास है कि युवा नेता तो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, मगर युवा उम्मीदवारों को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह ये हो सकती है कि जो युवा उम्मीदवार दे रही हैं पार्टियां, वो शायद जनता की नज़र में योग्य नहीं होंगी, या और भी कोई वजह होगा कि जिसके चलते उनको वोट नहीं पड़े और उनकी संख्या कम हो रही है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि युवा जब तक आगे नहीं आएगा तब तक राजनीति में बदलाव नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, और युवाओं का ही नहीं, महिलाओं की संख्या भी घटी है इस बार के चुनाव में, तो ये भी चिंता का विषय है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पंचायतों में आरक्षण दिया गया महिलाओं को, मगर फिर विधानसभा में कैसे उनकी संख्या घट जा रही है, और जबकि महिला वोटर ज़्यादा हैं, पुरुषों की बनिस्बत ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया पूरे प्रदेश में, फिर भी महिला विधायक कम चुनी जा रही हैं। तो ये सचमुच गंभीर चिंता का विषय है। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने आज नीतीश कुमार को एक सुझाव दिया है कि आप एनडीए से यानी भाजपा से अलग होकर महागठबंधन और तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनाइए, आपको क्या लगता है अगर भविष्य में नीतीश कुमार क्या फिर से एक बार तेजस्वी के साथ जा सकते हैं यदि उनको सीएम नहीं बनाया गया तो?
ये तो सीएम नहीं बनाने का तो सवाल ही नहीं है कहीं। सीएम तो बीजेपी कही रही कि सीएम वही हैं हमारे। और जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है तो दिग्विजय सिंह इस तरह के बेतुके ट्वीट करने के लिए या बेतुके बयानों के लिए चर्चित रहे हैं। उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि पार्टी का नेतृत्व बदले, कांग्रेस की हालत सुधरे तो सबका भला होगा, उनका भी भला होगा। मगर अपनी पार्टी को सुधारने के बजाय वो दूसरे दल के नेताओं को सलाह दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए और ये कर लीजिए। तो ये मैं नहीं समझता कि ये बहुत कोई सार्थक उनका ट्वीट है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में नीतीश कुमार की भले ही वापसी हो गई हो, लेकिन सरकार गठन को लेकर मंथन तेज है। पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के गलियारों में भी चर्चाएं हो रही हैं और जेडीयू के दफ्तर में भी नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि शपथ ग्रहण और सरकार का गठन किस दिन होता है, कौन कौन से वो नेता होंगे जो मंत्री बनेंगे और कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्री थे, जीतकर भी आ गए, लेकिन इस बार सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचएस न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।